आवाज़ सुनाई दे रही है तो जल्दी सबको मैसेज करने करो, ज्वाइन करें। 5 मिनट्स की जरूरत है, जस्ट आपने अभी ज्वाइन किया। हेलो, शमसा, आपने मेरा मैसेज कन्वे किया है? आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, शमसा, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, थैंक यू। ओके क्लास, सबको आवाज़ नहीं दे रही है? निमरा, राफिया, सना, निशा, शमसा, आवाज़ क्लियर है? ओके क्लास, कोई मुझे बताएगा कि अभी तक हमने ग्राम पॉजिटिव रोड्स में क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ में से कौन कौन सी स्पीशीज़ पढ़ रही है? आज हमें क्लोस्ट्रीडियम परफिंचेस से स्टार्ट करना है, बट इससे पहले जो मैंने स्पीशीज़ जस्ट नेम मुझे कोई बता सकता है?
क्लास अगर आप लोग को आता है, जस्ट नेम से तो लिखनी है, जल्दी से बता दें। क्लॉस्ट्रिडियम टेक्नाई और क्लॉस्ट्रिडियम बोचुलिनम। ओके, निम्रा निशा, गुड। ठीक है, तो ये क्लॉस्ट्रिडियम की स्पीशीज़ हैं। पहले आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना कि मैंने आपसे ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में और भी बहुत सी स्पीशीज़ है। मैंने सिंपल क्लॉस्ट्रिडियम के स्पीशीज़ के नेम पूछे थे, जो कि टेक्नाई और बोचुलिनम है। 2 स्पीशीज़ हमने पढ़ ली हैं। अब उसकी थर्ड टाइप जो है हमने पढ़नी है, विच इज़ अ परफ्रिंजेस। ओके, तो डिजीज़ क्या कॉज करता है? ये बैक्टीरिया, गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग है। गैस गैंग्रीन क्या है, ये मैं आपको अभी पिक्चर में बताऊंगी और उसकी दिखाऊंगी और उसकी पैथोजेनेसिस बताऊंगी। अच्छा, इसके फीचर्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एनारोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है और स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स है। हैबिटेट इसका सॉइल और ह्यूमन कॉलन है। ट्रांसमिशन क्या है, ये मायोनेक्रोसिस मतलब गैस गैंग्रीन जो है वो किस तरह से स्प्रेड होती है? रिजल्ट्स फ्रॉम कंटेमिनेशन ऑफ वुंड विद सॉइल और फीसेस। तो बेसिकली ये नहीं है कि वुंड जो है, किसी का जख्म बना है, उसके साथ अगर फीसेस या सॉइल लग गया, जिसकी वजह से वो जख्म जो है वो कंटेमिनेटेड हो गया। इनफैक्ट क्या होता है कि सॉइल और फीसिस के अंदर जो है ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ज़ाहिर है सॉइल किसी तरह से क्या है, हमारे जख्म तक पहुंची, उसके साथ सुई, तो सॉइल के अंदर बेसिकली वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, जो कि वूंड तक एसेस जब उसकी हो जाती है तो वो स्प्रेड होकर इन्फेक्शन कॉज करता है, जो कि गैस गैंग्रीन बता रहे हैं। फूड पॉइजनिंग किस तरह से है? फूड पॉइजनिंग इज ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। वो था जो गैस गैंग्रीन है, वो जो है वो हमारा वूंड जो है वो कंटेमिनेटेड हुआ है। बट फूड पॉइजनिंग में क्या है, हमने डायरेक्ट उस बैक्टीरिया की या फिर उसके स्पोर की इंजेक्शन की है थ्रू फूड, अपने फूड के साथ साथ। तो ये गैस गैंग्रीन है। गैस गैंग्रीन ये कहीं पर भी बन सकता है। तो गैस गैंग्रीन क्या है? लार्ज एरिया ऑफ नेक्रोसिस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस आप लोग पैथो में पढ़ोगे कि क्या होता है नेक्रोसिस में, स्किन किस तरह से बन जाती है, डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। Necrosis on lateral aspect of foot. Necrosis is mainly caused by laciniase produced by Clostridium perfringens. Basically ये नेक्रोसिस जो है ये स्किन डिस्ट्रक्शन किस वजह से हुई है? लैसिथिनेज जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये लैसिथिनेज का इफेक्ट जो आता है वो नेक्रोसिस की कंडीशन में आता है। गैस इन टिश्यू इज अ फीचर ऑफ गैंग्रीन प्रोड्यूस्ड बाय दीज एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इससे स्किन के अंदर गैस की प्रोडक्शन होगी और साथ में लैथिसिनेज है, जो कि स्किन को साथ साथ डिस्ट्रॉय करता रहेगा। पैथोजेनेसिस क्या है? गैस गैंग्रीन की और फूड पॉइजनिंग की। गैस गैंग्रीन की किस तरह से हम कह सकते हैं कि किस तरह से ये नेक्रोसिस होगी इन वोन इज कॉज्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। देखो आपने हमने देखा कि हमारा जो वूंड था, पेशेंट का वूंड है, वो क्या हुआ है, पहले कंटेमिनेटेड हुआ है, किसके साथ? सॉइल के साथ और फीसिस के साथ, और उनके अंदर जो है बेसिकली स्पोर प्रेजेंट था, बैक्टीरिया का स्पोर। अब ये स्पोर जो है हमारे वूंड पर आ चुका है। अब वूंड में पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्पोर्स की जर्मिनेशन होगी। स्पोर जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? बैक्टीरिया में कन्वर्ट होगा। बैक्टीरिया बनने के बाद जाहिर है वो बैक्टीरिया है वो एक्टिव फॉर्म में, उसमें हर वो प्रोसेस होगा जो कि स्पोर बनने से पहले उस बैक्टीरिया में हो रहा था। मतलब एंजाइम्स की प्रोडक्शन होगी, वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, हर चीज़ पॉसिबल है अब उसमें। तो अब क्या है, स्पोर्स जो है उसकी जर्मिनेशन हुई है, कब होगी? एनारोबिक कंडीशंस में होगी। एंड प्रोडक्शन ऑफ द सेवरल साइटोटॉक्सिक फैक्टर्स। देखो साइटोटॉक्सिक, इससे ही देखिए तो हमें पता चलता है साइटोमिन क्या होता है? सेल, और टॉक्सिक मीन जो हार्मफुल होते हैं, जो हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसी कंडीशन में नेक्रोसिस हो रही है ना, कि स्किन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, डैमेज हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है सेल्स की। तो ये साइटोटॉक्सिक फैक्टर रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल क्या है? अल्फा टॉक्सिन है।
और इसके अलावा लेसिथिनेज है। इन दोनों का इफेक्ट क्या आता है? साइटोटॉक्सिक इफेक्ट आता है, मतलब ऐसा इफेक्ट है जो कि सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डैमेज करते हैं, इसे कहते हैं साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। तो अब ये जो अल्फा टॉक्सिन है, लेसिथिनेज है, बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया, इसने क्या किया है? सेल्स मेम्ब्रेन की क्लीव्स भी ने कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब सेल मेम्ब्रेन जब डिस्ट्रॉय हो गई है तो डेफिनेटली क्या होगा? अंदर का सेल भी सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। हमारे ह्यूमन सेल्स की बात हो रही है तो उसमें सेल वॉल तो होगी नहीं कि चलो अंदर वाली एक लेयर खत्म हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है तो बाहर सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। सेल मेम्ब्रेन खत्म हुई तो समझो सेल डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि स्किन के टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन होती है और गैस गैंग्रीन, मतलब कि वहाँ पर नेक्रोसिस जो है वो अकर होती है। तो ये नेक्रोसिस की फॉर्म में और उसके अंदर एक तो उसने सेल को डिस्ट्रॉय किया और साथ साथ ये क्या करता है, उन सेल्स के अंदर गैस भी प्रोड्यूस करता है। वो नीचे वाली बात में, नीचे वाली रो में लिखा हुआ है, गैस इन टिश्यूज़ इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म एंड एरोबिक मेटाबॉलिज्म। जब उस बैक्टीरिया जो है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करेगा तो उसकी कंडीशन में क्या होगा कि ये गैस की प्रोडक्शन करता है। अब एक गैस और सेकंड में क्या है उसका साइटोटॉक्सिक इफेक्ट जो कि नेक्रोसिस की कंडीशन में होता है। अब नेक्रोसिस हो रही है साथ साथ तो उन टिश्यूज़ के अंदर गैस की प्रोडक्शन हो रही है और इसे कहते हैं गैस गैंग्रीन। ठीक है, गैंग्रीन क्या है? नेक्रोसिस टाइप है। क्लियर हुआ रोनिका, निशा, आप लोग को ये क्लियर हुआ गैस गैंग्रीन की पैथोजेनेसिस? आप लोग सुन रहे हो? निम्रा, निशा, शम्सा, रोनिका, जल्दी से बताओ। ओके, उसके बाद है फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग किस वजह से होगी? इज कॉज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ इंटेरोटॉक्सिन विद इन द गट। अब इंटेरोटॉक्सिन मतलब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जिसके रिजल्ट में क्या है? हमारी फूड पॉइजनिंग, मतलब हमारी फूड कंटेमिनेटेड होगी और वो जो है गट के अंदर की, ये कह रहे हैं कि किस तरह से फूड पॉइजनिंग हो गई, गट तक अगर इसकी सेस है तो हमारी कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू जो है हमारी गट तक गया, गट में जाकर क्या है वहाँ पर ये फूड पॉइजनिंग करेगा। इंटेरोटॉक्सिन एक्ट्स एज अ सुपर एंटीजन सिमिलर टू दैट ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये जो लाइन स्किप करते हैं सिंपल, बस पैथोजेनेसिस क्या है? फूड पॉइजनिंग की इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। नहीं, देखो निम्रा, आपने क्वेश्चन किया है कि जो है स्पोर्ट्स है वो एनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं या एरोबिक कंडीशन में। अब ये हमें देखना है कि स्पोर्ट किस स्पीशीज़ का है। देखो मतलब किस बैक्टीरिया का है, वो बैक्टीरिया एरोबिक है या एनारोबिक बैक्टीरिया। हो सकता है कि अगर वो एरोबिक बैक्टीरिया का स्पोर बना हुआ है तो वो स्पोर जो है जर्मिनेट भी दोबारा से एरोबिक कंडीशन में ही करेगा। ठीक है, तो अब ये जो है एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि क्लोस्ट्रीडियम हम बात कर रहे हैं। तो अब क्लोस्ट्रीडियम का स्पोर जो है वो तब भी जर्मिनेट करेगा ना जब उसे एनारोबिक कंडीशन मिलेंगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्पोर सिर्फ और सिर्फ जो है एरोबिक कंडीशन में जर्मिनेट करता है। नहीं, हर बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर वो एनारोबिक है तो उसका स्पोर भी एनारोबिक में ही जर्मिनेट करेगा, वही उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। इनफैक्ट क्या है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर वॉफर होगी तो ये बैक्टीरिया वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये अभी तक हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी है वो सारी एनारोबिक ही पढ़ी हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी का ज़ख्म हो तो उसे बिल्कुल टाइटली जो है बाउंड नहीं कर देते पट्टी के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल चोट लगने से या कुछ ऐसे होते हैं ना, तो तब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ज़ख्म को खुला छोड़ना है। ठीक है, खुला छोड़ने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे और वहाँ पर ऑक्सीजन का आना जाना लगा रहे। ये नहीं है कि देखो हमने टाइटली क्या है पट्टी बांध दी है, बैंडेज कर दी है, तो अब उसके अंदर जो है ऑक्सीजन इतनी ईजिली नहीं जा सकती। तो वो एनारोबिक कंडीशन जो है वो एक तरह से हम बैक्टीरिया को खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
मोस्टली आपने देखा होगा डॉक्टर कहते हैं कि इस जख्म को खुला छोड़ दो या इसको ना खुला छोड़ो, इसको पट्टी कर दो, वो इसीलिए कह रहे होते हैं। अच्छा, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या है? पेन है, एडिमा है, सेलुलाइटिस है, गैंग्रीन है, हिमोलिसिस है, जॉन्डिस है, शॉक है और अल्टीमेटली क्या है? पेशेंट की डेथ हो जाती है। और ये सारी जो है वो उस कंडीशन में जब हम पेशेंट को निगलेक्ट कर रहे हैं, उसकी डिजीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, अगर उसे एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, डेफिनेटली उसे एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। उसे क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है और एंटीबायोटिक्स हम, अब ये नहीं है कि सिंपल उसका एक ज़ख्म है, ज़ख्म से वो बढ़ के क्या है? इन्फेक्टेड हो चुका है। ज़ख्म अकेला होता, अगर वो कंटेमिनेटेड ना होता इसके साथ, स्पोर्स के साथ, तो फिर वो क्या होना था? आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है? ज़ख्म हील हो जाता है। कहीं पर भी कट लगता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता क्या है? हमारी स्किन वहाँ पर उसकी रीग्रोथ होती है, वो सही से दोबारा से फ़िल्ड हो जाता है वो ज़ख्म। बट अगर वो कंटेमिनेटेड हो गया तो हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि ये खुद का खुद हील हो तो जाएगा, बट क्या है? इसके अंदर अगर ये कंटेमिनेटेड हो गया तो इसके अंदर अब बैक्टीरिया आ चुका है। तो बैक्टीरिया ज़ख्म को भी ख़राब करेगा, इन्फेक्शन मज़ीद स्प्रेड करेगा। कहाँ तक उस इन्फेक्शन को लेके जा रहा है? शॉक बहुत सीवियर फॉर्म है। शौक से क्या है? डेथ की तरफ भी पर्सन जा सकता है, तो इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए मोस्टली कहते हैं कि ज़ख्म है तो उसके साफ करते रहना चाहिए, उसे गंदा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर फॉर एग्जांपल वो डस्ट से ही कंटेमिनेटेड हो गया, किसी ने पास झाड़ू लगाई है तो हो सकता है वो झाड़ू से जो डस्ट उड़ी है या कुछ था तो वो उसके ज़ख्म के ऊपर जा गिरे, और ज़ख्म हो सकता है जो डस्ट थी उसके अंदर वो स्पोर प्रेजेंट और उसका जो कट लगा हुआ है वो कंटेमिनेटेड हो जाए। ठीक है, ज़ख्म को भी साफ रखते हैं और उसे बार बार कहते हैं ना, नीट भी करते रहते हैं। सिंपल नॉर्मल स्लाइन से ही डॉक्टर कहते हैं कि वॉश करते रहो ज़ख्म को। पायोडीन से साफ करने के लिए कुछ ज़ख्म को रिकमेंड करते हैं। ओके, लेबॉर्टरी डायग्नोसिस क्या है? ग्राम स्टेन स्मीयर है प्लस एनारोबिक कल्चर है। देखो, एनारोबिक कल्चर का क्या मतलब है कि अगर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसे कल्चर पर करवाएंगे जो कि जिसमें ऑक्सीजन की वाफर सप्लाई है, तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। उसकी हमने ग्रोथ जस्ट कहाँ करवानी है? एनारोबिक कंडीशंस में करवानी है, जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो। ठीक है, एनारोबिक कंडीशंस में करवाएंगे। उसके बाद क्या है? स्पोर्ट्स नॉट यूजुअली सीन इन क्लिनिकल स्पेसिमेन। क्लिनिकल स्पेसिमेन में दिखाई नहीं देता, वो मैंने बताया था कि क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो अब जर्मिनेट कर चुके हैं, वो बैक्टीरिया की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रोडक्शन ऑफ लेसिथिनेज इज डिटेक्टेड ऑन एग yolk agar और विद एंड आइडेंटिफाई बाय एंजाइम इनहिबिशन स्पेसिफिक एंटीसीरम। क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है ना, मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोग को पढ़ाया है। सीरोलॉजिकल टेस्ट आर नॉट यूजफुल। ट्रीटमेंट क्या है? पेनिसिलिन जी है और इसके अलावा डिब्राइटमेंट करते हैं वोन्स वगैरह की, और ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नीडेड इन फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग हुई है तो हमने क्या है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके उसे एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देनी है। प्रिवेंशन में क्या है? एक्सटेंसिव डिब्राइटमेंट ऑफ वोंड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन डिक्रीजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस गैंग्रीन। देखो, अब क्या है? गैस गैंग्रीन अभी उस पर्सन को हुई नहीं है, बट हम चाहते हैं कि अब उसके साथ क्या है कि ये वूंड जो है इतना स्प्रेड ना हो, इन्फेक्शन इतना स्प्रेड ना हो कि ये गैस गैंग्रीन को लीड कर सके। तो उसमें हमने प्रिवेंटिव मेजर्स कि अभी डिजीज़ होने से पहले पहले ऐसा सोच रहे हैं, और उसके लिए कुछ ना कुछ रिकमेंड डॉक्टर करेगा। तो क्या कहेगा कि पेनिसिलिन दो और साथ में डिब्राइटमेंट वगैरह वूंड की करते रहो। वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है। ओके, फोर्थ टाइप है क्लोस्ट्रीडियम डिफिशिएंट। इन तीन स्पीशीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? ओके क्लास, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशिएंट क्या है? डिजीज क्या कॉज करता है? सोटोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सोटोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, कोलाइटिस से क्या पता चल रहा है? कहाँ की इन्फ्लेमेशन है? कोलाइटिस। क्लास जल्दी जल्दी बताया करो, फौरन रिस्पॉन्स किया करो, पार्टिसिपेट किया करो सब।
ओके गुड निम्रा, कॉलन की इन्फ्लेमेशन है। समन सहर, आपने अभी ज्वाइन किया है। खुशनूर, तुमने बस अटेंडेंस लगवानी होती है, एक बार अपना ऐसे रोल नंबर सेंड करते हो और उसके बाद गुम हो जाते हो। ठीक है, कॉलन की इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पर ये डिजीज कॉज करेगा। बैक्टीरिया की वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनारोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है और स्पोर फॉर्मिंग है। हैबिटेट इसका क्या है? ह्यूमन कॉलन है। ट्रांसमिशन जो है फीकल ओरल रूट है इसके ट्रांसमिशन। कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होती है। ये देखो, ये हमारी कॉलन है, दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। सोडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है। इसमें क्या आता है, ये जो येलो येलो सा मटीरियल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये जो है इन्फेक्शन हुआ है। हमारी कॉलन को इसने किस तरह से टारगेट किया हुआ है? येलोइश ब्लैक लाइक लियन इन कॉलन है। ये छोटे छोटे लियंस जो हैं वो येलो टाइप के जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली क्या है? इन्फेक्शन है, सोडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है। Caused by an exotoxin produced by Clostridium difficile that inhibits a signal transduction protein leading to death of enterocytes. Enterocytes क्या हैं? जो हमारे इंटेस्टाइन के, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हैं, उनकी बेसिकली डिस्ट्रक्शन हो रही है। और साथ में ये लीजन्स जो है वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कॉलन में स्प्रेड हो जाता है। पूरी कॉलन इस तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है। Pathogenesis क्या है? Antibiotic suppresses normal flora of colon, allowing Clostridium difficile to overgrow and produce large amounts of exotoxin. ये जब मैंने नॉर्मल फ्लोरा पढ़ाया था तो उसके में भी मैंने आपको बताया था कि उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स ये नहीं देखते कि ये नॉर्मल फ्लोरा है, मैंने इसको किल नहीं करना। जब हमने एंटीबायोटिक्स ली तो हमारे जीआई सिस्टम में जितने भी बैक्टीरिया थे, फॉर एग्जाम्पल फूड पॉइजनिंग है तो हमने ऐसी मेडिसिन ली जिससे क्या होगा है कि वो हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ साथ ये जो नॉर्मल फ्लोरा है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब कॉलन में जो नॉर्मल फ्लोरा ने हर स्पेस ऑक्यूपाई की हुई थी वो फ्री हो जाती है। तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल वो बैक्टीरिया है जो कि एंटीबायोटिक से किल नहीं होता। तो उसके बाद क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल की जगह मिल जाती है, चांस मिल जाता है, तो वो वहाँ पर कॉलन में अटैच भी होता है और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी करता है, अपनी रेप्लिकेशन उसकी होती है। तो इस तरह से क्या है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल जो है वो उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। किसकी वजह से? नॉर्मल फ्लोरा की सप्रेशन की वजह से। अब उसने क्या करना है, एक्सोटॉक्सिन ए एंड बी इनहिबिट जीटीपीएसिस कॉजेस inhibition of signal transduction and depolymerization of actin filaments। तो सिंपल बस आप लोग ये याद रखेंगे, इसमें क्या है, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक्सोटॉक्सिन ए एंड बी, जो कि क्या करता है, ट्रांसडक्शन के प्रोसेस का ब्लॉक कर देता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जब ट्रांसडक्शन का प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, मैसेज कन्वे नहीं होता सही से इंटरनल से एक्सटर्नल की साइड या एक्सटर्नल से इंटरनल की साइड, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, सेल्स की नेक्रोसिस होती है। एपोप्टोसिस और डेथ क्या है, इंटेरोसाइट्स की हो जाती है। This leads to apoptosis and death of enterocytes। आप लोगों ने apoptosis और ये क्या है, डेथ enterocytes, ये तो आपको पता होगा ना enterocytes क्या है। जैसे मैंने आपको hepatocytes पढ़ाए, hepatocytes क्या थे, जो कि लिवर के सेल्स है, जिससे लिवर मिलके बनता है। enterocyte जिससे हमारा इंटेस्टाइन, हमारे जो है जीआईटी सिस्टम मिलके बना हुआ है। सेल्स को बेसिकली कह रहे हैं। Pseudomembrane seen in the colon are with the visual result of the death of the enterocytes। अब बेसिकली क्या है, ये जो pseudomembranes हैं seen in the colon, visual result of the death, बेसिकली ये क्या है कि हमारे जो enterocytes हैं उनकी डेथ हो रही होती है, जिसके रिजल्ट में pseudomembranes वगैरह की ये कोलाइटिस जो हमें दिखाई दे रहा है, जो बेसिकली हमें इस फॉर्म में इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन के रिजल्ट में क्या है, इंटेरोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो सिंपल पैथोजेनेसिस में ये याद रखें कि जब एंटीबायोटिक्स ली उसके रिजल्ट में नॉर्मल फ्लोरा की सप्रेशन हुई, वो किल हुए और क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल को चांस मिल जाता है ओवर ग्रोथ का।
तो इसकी ग्रोथ हुई और इसने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया। उस टॉक्सिन ने बेसिकली क्या किया है, इंटेरोसाइट्स जो हमारे के जीआईटी सिस्टम के सेल्स हैं उनको बेसिकली क्या किया है, उनको किल कर दिया, डैमेज किया, डिस्ट्रक्शन किया है। इंटेरोसाइट्स के डिस्ट्रक्शन के रिजल्ट में ये सारा इन्फेक्शन हो रहा है। जी अदीना, जैसे हिपैटोसाइट्स, साइट्स बेसिकली सेल को कहते हैं ना, तो आगे जो भी साथ में टर्म लगी हुई है तो इसमें हम उस लंग्स, जैसे लंग्स के हैं या फिर लिवर के हैं, तो हम उस ऑर्गन के सेल्स की बात कर रहे हैं जिससे वो ऑर्गन मिलके बना होगा। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिशियल कॉजेज डायरिया। इसमें अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि क्या था, कोलन का इन्फेक्शन है। कोलन में होना क्या चाहिए, हमें फूड पॉइजनिंग होनी चाहिए, डायरिया वगैरह होना चाहिए। कॉलन में जो भी इन्फेक्शन होगा उसके कंडीशन में ये होती हैं, साइन सिम्टम्स ये अपीयर होंगे। डायरिया है एसोसिएटेड विद सोडा मेम्ब्रेन्स येलो विथ वाइट फ्लैग ओके ऑन द कॉलोनिक म्यूकोसा। तो सिंपल क्या है, डायरिया है। सेकंड पे इसका क्या हम साइन सिम्टम देख सकेंगे, नॉन ब्लडी डायरिया है। अब ये कुछ डायरिया ऐसे आते हैं जिसमें साथ साथ ब्लड भी आता है, डायरिया, बट ये क्या है, नॉन ब्लडी डायरिया होगा। एंड न्यूट्रोफिल्स आर फाउंड इन दी स्टूल इन अबाउट हाफ ऑफ द केसेस। तो कह रहे हैं कि न्यूट्रोफिल्स बेसिकली वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स क्यों आए होंगे, इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के लिए आए होंगे ना। तो कहते हैं कि स्टूल के अंदर भी न्यूट्रोफिल्स और साथ साथ क्या है, नॉन ब्लडी डायरिया हम नोट करते हैं। फीवर एंड एब्डोमिनल पेन ऑफन अकर। अब देखो सिंपल क्या है, फीवर है, पेन है, एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है और वो भी नॉन ब्लडी डायरिया होगा। और साथ में हम न्यूट्रोफिल्स देख रहे हैं, अगर उसका हम फीसिस का सैंपल लें तो द ऑर्गेनिज्म रेली एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड रेली काजेस मेटास्टेटिक इन्फेक्शन। देखो ये कॉलन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो कॉलन में ही रहता है, बहुत कम चांसेस है, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वो कॉलन से कहाँ तक, ब्लड स्ट्रीम तक असेस करे। हाँ जी, बट ये क्या है, डायसेंट्री डायरिया ब्लडी डायरिया है, बट यहाँ पर जो वो डायरिया कॉज करता है वो नॉन ब्लडी डायरिया है। ओके, तो ब्लड स्ट्रीम तक नहीं जाता है इसलिए मेटास्टैटिक में, क्योंकि ब्लड ने हर जगह पर जाना होता है, हर ऑर्गन को, हर सेल को जो है वो, हर टिश्यू को, हर वेसल को इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई देनी होती है, साथ साथ ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है। तो अगर ब्लड के अंदर इन्फेक्शन चला गया, बैक्टीरिया चला गया, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। तो अब ये लिमिटेड है जहाँ कहाँ तक, जस्ट हमारी कॉलन तक। सोडोम मेम्ब्रेन्स आर विजुलाइज्ड बाय सिग्माइडोस्कोपी। तो कहते हैं सिग्माइडोस्कोपी की क्या है, एक जो है वो एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है एंडोस्कोपी का, ठीक है। तो वो उसके थ्रू जो है हमें ये अंदर सोडो मेम्ब्रेन्स दिखाई देते हैं, अंदर वो येलिश लियन टाइप दिखाई देगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, एक्सोटॉक्सिन स्टूल इज टिपिकली डिटेक्टेड बाय यूजिंग नाउन एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन इन एन इलाइजा टेस्ट और बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सिंपल क्या है कि हमने इलाइजा टेस्ट करना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर करवाएंगे और इलाइजा करवाएंगे। और इसमें बेसिकली क्या है, एक्सोटॉक्सिन स्टूल में बेसिकली हम ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, अगर अब मुझे सिंपल ये क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों ने, इसमें हम ब्लड सैंपल लेंगे जिसमें कोई पेशेंट सस्पेक्टेड है फॉर सोडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। साइन सिम्टम्स हमने देखे हैं, नॉन ब्लडी डायरिया है, फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स हैं। इसके अलावा जो उसके न्यूट्रोफिल्स है वो भी हमें दिखाई दिए हैं उसके स्टूल में। तो अब वो क्या डॉक्टर से क्या होगा कि अपने ब्लड का सैंपल देकर आओ, क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है ब्लड का सैंपल। जबकि मैंने आप लोग को ये बताया है कि इस बैक्टीरिया की जो बहुत रेयरली कंडीशन में जो ब्लड तक असेस करता है, ब्लड में जानता है, तो इसमें फिर हम कौन सा सैंपल लेंगे, यूरिन का लेंगे कि कहाँ का लेंगे, ब्लड का लेंगे, किस चीज़ का सैंपल है हमारे पास। खुशनूर, अदीना, निंदा, जल्दी से बताओ। निशा, ये किसका लेंगे, मुझे वो नाम बताओ। स्टूल का, अदीना गुड, फिजिक्स, निंदा ठीक है गुड,
ठीक है। तो बेसिकली हमने उसके स्टूल का सैंपल लेंगे, फीसिस का सैंपल लेंगे, जो कि उसका हम PCR इलाजा करेंगे, उस पर ये दोनों टेस्ट लगाएंगे। और इसके बाद क्या है, एक्सोटॉक्सिन इन फूड कैन आल्सो बी डिटेक्टेड बाय साइटोपैथिक इफेक्ट ऑन कल्चर्ड सेल्स। अब साइटोपैथिक इफेक्ट क्या कहते हैं कि जब ये हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे लेबोरेटरी के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, देखेंगे जो कल्चर्ड सेल्स हैं उनके ऊपर भी वो सेल्स भी डिस्ट्रॉय कर रहा होगा ये सैंपल का बैक्टीरिया जो है, जिसके हमने लेबोरेटरी के अंदर ग्रोथ करवाई है। तो वो उस पेट्री डिश के ऊपर क्या है, जो सेल्स थे, हमने अगर इसके सेल्स के ऊपर ग्रोथ करवाए थे, उसके अंदर ह्यूमन सेल्स या होस्ट सेल्स इंक्लूड किए थे, तो उन सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा। और वो सेल्स कौन से होते हैं, इंटेरोसाइट्स होंगे। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, इनको भी साथ साथ डिस्ट्रॉय करेगा। ये हम उसकी कल्चरिंग रिपोर्ट में देखेंगे। आइडेंटिफाइड बाय न्यूट्रलाइजेशन और साइटोपैथिक इफेक्ट विद नॉन एंटीबॉडीज है। तो बस ठीक है, उसकी क्या है, एंटीबॉडीज अगर है तो उसके जो है वो एक तरह से टेस्ट देखते हैं कि अब क्या है, न्यूट्रलाइजेशन करनी है कि उस वो जो हमने कल्चर मीडिया करवाया है, मीडिया को कल्चर करवाया है, जिसके अंदर हमने देखा कि पहले सेल की डिस्ट्रक्शन कर रहा था। तो अब अगर हम देखेंगे कि उसकी कोई एंटीबॉडी स्पेसिफिक जो कि इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, अगर वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे कि उस कल्चर के अंदर ये एंटीबॉडीज भी ऐड कर देंगे। तो बाद में हम क्या देखेंगे कि वो जो साइटोपैथिक इफेक्ट था, कि मतलब जो सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही थी वो एक तरह से स्टॉप हो जाएगी। तो तब हमें एग्जैक्ट हो जाएगा कि ये एंटीबॉडीज तो क्लॉस्ट्रीडियम के अगेंस्ट थी, हमने जो इसमें डाली। तो अब एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस की वजह से वो जो एंटीजन है, बैक्टीरिया है, उसने हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो डेफिनेटली ये वही बैक्टीरिया है जो हम सोच रहे हैं, सोडियम इम्यूनिस कोलाइटिस कर रहा है। ओके, ट्रीटमेंट क्या है, मेट्रोनिडाज़ोल है। मेट्रोनिडाज़ोल क्या है, सिंपल, जब आप लोग फ्लैजेल वगैरह लगवाने जाते हो, किसी का भी स्टमक अपसेट होता है, डायरिया होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसे फ्लैजेल की ड्रिप्स लगा देते हैं, तो वह मेट्रोनिडाज़ोल होता है। बेसिकली उसके अंदर जो साल्ट है वो क्या है, मेट्रोनिडाज़ोल है। प्रिवेंशन में आप लोग, ये फ्लैजेल तो कंपनी का नेम है, फ्लैजेल है। इसके अलावा और बहुत से ब्रांड्स ऐसे आते हैं जिसमें ये मेट्रोनिडाज़ोल है। प्रिवेंशन में क्या है, नो वैक्सीन और ड्रग इज अवेलेबल। वैक्सीन या कोई और तरह से, जिसे कहते हैं ना कि हाँ प्रिवेंटिव मेजर्स में ले सके कि हमें डायरिया कभी हो ही ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये क्या है, 4 स्पीशीज़ हैं क्लॉस्ट्रीडियम की, उनको थोड़ा सा कंपेयर करके लिखा हुआ है। डिजीज़ेस लिखी हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, उसका ट्रांसमिशन रूट क्या है, एक्शन ऑफ टॉक्सिन क्या है कि टॉक्सिन अगर वो रिलीज़ करता है तो किस तरह से इफेक्ट लेकर आता है, या कौन सा टॉक्सिन रिलीज़ करता है, और इसको प्रिवेंशन में हम उसकी कोई वैक्सीन है या कोई और एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल। ओके, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो टेटनस कॉज करता है। टेटनस आप लोग को पता है कि क्या था, वो एक तरह से जो स्किन सारी जो है वो सारी बॉडी जो है वो अकड़ जाती है, हार्ड हो जाती है, स्टिफ फेस में आ जाती है, स्टक हो जाती है। ठीक है, तो ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बेसिकली जो बैक्टीरिया जो है वो क्या इनहिबिट कर देता है, गैबा की प्रोडक्शन को। गैबा जो है वो एक तरह से क्या था, रिलैक्सेंट था, जो कि मसल्स का रिलैक्स फेज में लेके आता है। तो गैबा की प्रोडक्शन इनहिबिट हुई तो उसके रिजल्ट में क्या है, बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाएगी। ट्रांसमिशन क्या है, स्पोर्स इन सोइल एंटर वुड। तो क्या है, सोइल के अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे वो वुंड में एंटर हो जाते हैं। एक्शन ऑफ टॉक्सिन क्या है, ब्लॉक रिलीज ऑफ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स। सिंपल क्या है, गैबा की इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स कौन से हैं, जो कि हमारे नर्व्स को क्या है, इनहिबिट करते हैं कि उसको एक्साइटेटिव फेज से रिलैक्स फेज में लेकर आएंगे। गैबा की बात हो रही है, गैबा की, तो वो ब्लॉक को, उसकी प्रोडक्शन तो बॉडी में हो रही होती है, बेसिकली रिलीज को ये स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है। टॉक्साइड वैक्सीन इसकी अवेलेबल है टेटनस की। उसके बाद है क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम है, बोचुलिज्म कॉज करता है। एक्सोटॉक्सिक इन फूड इज इंजेस्टेड, बेसिकली ये क्या है कि कंटेमिनेटेड फूड से स्प्रेड होता है, कि हमने ऐसी फूड खा ली है जिसमें इस बैक्टीरिया का टॉक्सिन प्रेजेंट था। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ब्लॉक्स रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन की रिलीज की ये ब्लॉक करता है, और एसिटाइलकोलिन जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में कंट्रैक्शन लेकर आती है। मसल्स में दोनों ये प्रोसेस साथ साथ हो रहे होते हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन।
ऊपर वाली जो है टेटनाई है उसने रिलैक्सेशन के लिए जो गैबा चाहिए था उसको ब्लॉक किया है, बट ये जो बोट्युलिनम है इसने जो है वो कंट्रैक्शन के लिए जो एसिटाइलकोलिन चाहिए उसने उसको ब्लॉक किया है। अब जो है जब बोट्युलिज्म वाला पेशेंट होगा, शमसा बाकी सबको आवाज सुनाई दे रही है, शमसा को नहीं सुनाई दे रही। आप सबके साथ तो नहीं ऐसा कोई इशू? ओके, शमसा आप अपनी जगह चेंज करो, कहीं और बैठो जहाँ पर सिग्नल अच्छे से आ रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या है, रिलैक्सेशन नहीं हो पाती, और सेकंड बोचुलिज्म में कंट्रैक्शन नहीं हो पाती है, बॉडी रिलैक्स पैरालिसिस फेज में होती है। अच्छा, इसमें क्या है, प्रिवेंशन क्या है, प्रॉपर कैनिंग और कुक फूड होनी चाहिए। कैनिंग मीन क्या है कि प्रॉपर वे में ऐसी कैन फूड हम यूज़ करें, जस्ट वही परचेज करें जिसकी केन है जो बाहर वाली वो उसकी बोतल होती है वो किसी तरह से डैमेज ना हुई हो। जैसे मैंने आप लोग को बेल्जिंग क्या था वो कैंस दिखाई थी ना, कि अगर वो किसी तरह से अंदर की तरफ टर्न हुई और या उसकी जो है वो पैकिंग जो है जिसे सील पैक कहते हैं ना, अगर वो रप्चर हुई हो तो ऐसी फूड नहीं खानी चाहिए। ओके, और फूड को क्या है अच्छी तरह, मीट खा रहे हैं या कोई और फूड खा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से कुक करके खाएं, और अगर हमें हो सकता है कि हम कोई कच्ची सब्जी भी खा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से वॉश करके खाएंगे, अगर उसके ऊपर कोई स्पोर या उसका टॉक्सिन प्रेजेंट है तो वो वॉश हो जाए। ठीक है, ये इसकी प्रिवेंशन है कि डिजीज होने से हम खुद को प्रिवेंट करवा सकते हैं, सेव रख सकते हैं। पर फ्रिंजेस और डेफिशियल ये दो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, तो ये डिजीज क्या है, गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग करते हैं। और क्या है, स्पोर्स, ये भी सेम वही रूट है। स्पोर्स है बेसिकली वो वूंड तक असेस करते हैं, और इसके अलावा एक्सोटॉक्सिन है जो कि फूड के अंदर कंटेमिनेटेड फूड में होगा और हम वो फूड इंजेस्ट कर लेंगे तो उस कंडीशन में क्या है, डायरिया होगा, फूड पॉइजनिंग होगी। गैस गैंग्रीन क्या है कि हमारे वूंड्स है, किसी पर्सन को कोई कट लगा था, उसका वूंड बना था, वो कंटेमिनेटेड हो गया स्पोर्स के साथ, बैक्टीरिया के साथ। एक्शन क्या है, लेसिथिनेज प्रोड्यूस करते हैं। लेसिथिनेज क्या थे, ओके निम्रा में कर दूंगी। लेसिथिनेज क्या थे, बेसिकली इस लेसिथिनेज ने क्या है, सेल की नेक्रोसिस की है, हमारे जो इंटेरोसाइट्स हैं उनको क्या किया है, डिस्ट्रॉय किया है, उनकी डिस्ट्रक्शन की है, सेल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन की, जिसके रिजल्ट में क्या है, सेल की ही डिस्ट्रक्शन हो गई। कौन सी सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है, इंटेरोसाइट्स के साथ साथ क्या है, गैस भी प्रोड्यूस करता है ड्यू टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। के एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगी उसकी कंडीशन में गैस प्रोड्यूस होगी। अब टिश्यूज़ के अंदर गैस की एक्यूमुलेशन हो रही है, साथ साथ टिश्यूज़ जो हैं, सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशंस लीड करती है गैस गैंग्रीन को। फूड पॉइजनिंग तो सिंपल क्या है, डायरिया होगा उस पेशेंट को। अच्छा, अब क्या है, डेब्राइड वोन्स है और कुकिंग फूड अच्छी तरह से फूड पॉइजनिंग के लिए। डेफिशियल क्या है, सोडियम मेम्ब्रेनस कोलाइटिस डिजीज कॉज करता है, और किस तरह से होता है ये डिजीज, क्यों स्प्रेड होती है, इन्फेक्शन हमें क्यों होता है, बेसिकली एंटीबायोटिक सुप्रेशन की वजह से। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, नॉर्मल फ्लोरा को सुप्रेस कर देती है, तो उसके रिजल्ट में क्या है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल को चांस मिल जाता है कि वो हमारे जो इंटेस्टाइन के लेयर्स हैं इनके साथ अटैच हो जाए, वहाँ पर अटैचमेंट हो गई है, तो फिर उसके बाद वो अपनी रेप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करेगा, ओवर ग्रोथ करेगा, और फिर क्या है, इन्फेक्शन कॉज करेगा। वहाँ की मेम्ब्रेन्स को, वहाँ पर लिगेंड इन्फेक्शन किस तरह से, अब लिगेंड वगैरह येलोइश टाइप का मटेरियल जो जमा प्लैक बन रहा है वो इन्फेक्शन ही है ना, पेटोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अच्छा, और क्या है, इसका साइटोटॉक्सिक इफेक्ट आता है। साइटोटॉक्सिक में कि ये क्या है, सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इस तरह से वो पेटोसाइट्स भी साथ साथ डिस्ट्रॉय होंगे। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो सिंपल हम इसकी प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं, अब ये तो नहीं है कि इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल हो, बट हम ये ज़रूर प्रिवेंटिव मेजर्स में कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ तब और तब डॉक्टर रिकमेंड करें, या हमें सिर्फ तब लेनी चाहिए जब हमें लगे कि हमारा इन्फेक्शन जो है वो ठीक नहीं हो रहा। यानी कि दस छोटा सा आज हमें एक फीवर हुआ, ठीक है, हमारी बॉडी थोड़ी सी हीट अप हुई है तो हमें जी फीवर हो गया कि चलें जी एंटीबायोटिक स्टार्ट करते। नहीं, ऐसे नहीं है। एंटीबायोटिक्स इसकी जितनी डोज रिकमेंडेड है उतनी ही लेनी चाहिए, और जितना ड्यूरेशन रिकमेंडेड है 3 डेज़ के लिए, अगर डॉक्टर ने कहा कि 3 डेज़ लेने के बाद स्टॉप कर दो,
वो आपके इन्फेक्शन पे देख के करते हैं कि इनकी सीवियरिटी क्या है। इन्फेक्शन या बैक्टीरिया जो है वो अगर 3 दिन में किल हो सकते हैं तो 3 दिन में, तो 5 डेज, 7 डेज, क्या है 15 डेज तक आप लोग एंटीबायोटिक्स ले सकते हो। बट क्या है, बहुत रिकमेंडेड कंडीशन जब डॉक्टर रिकमेंड करे और जब हमें एक्चुअल ज़रूरत हो जस्ट तब एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, हमने नॉन स्पॉट फॉर्मिंग पॉजिटिव बैक्टीरिया में कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, आई थिंक ये मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में जो है ये पढ़ाया था आप लोग को, 2 बैक्टीरिया इकट्ठे पढ़ाए थे। ये वाला भी अपना पढ़ा दिया था ना, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अदीना, शमसा, जल्दी से कोई बताओ। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये आप लोगों ने पढ़ लिया? आई थिंक मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाया था। पढ़ लिया है ना? ओके, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। डिप्थीरिया था, सिंपल ये था जो उसका, ये आप लोग को एक दिखाई दे रहा है। ओके क्लास, इसमें ना अभी तक जस्ट यही, अच्छा ये एक रह गया है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद जो है एक लिस्टेरिया बैक्टीरिया है, वो भी ग्राम पॉजिटिव में है बट नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। क्लोस्ट्रीडियम जो था वो स्पोर फॉर्मिंग में था, इसलिए इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम जो भी अभी कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया वो भी नॉन स्पोर फॉर्मिंग में है। तो उसके साथ एक लिस्टेरिया है, ये मैंने इतना डिटेल में नहीं लिखा बट जब मैं पढ़ा रही थी तो आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि लिस्टेरिया क्या है ना, तो सिंपल आपको जस्ट इसका ये पता हो कि लिस्टेरिया जो है मोनोसाइटोजेन बैक्टीरिया जो है वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है और क्या है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है और एरोबिक है। तो और डिजीज़ क्या काज करता है, मेनिंजाइटिस करता है, सेप्सिस करता है, इसके अलावा गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है। और जीआईटी में सेप्सिस ब्रेन और साथ में ब्रेन के इन्फेक्शन और ब्लड में इन्फेक्शन ये सारा कॉज करता है लिस्टेरिया। ओके, हैबिटेट इसका जीआई और फीमेल जेनिटल ट्रैक है और इन नेचर इट इज़ वाइड स्प्रेड इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड सॉइल। नेचर में ये है कि ह्यूमंस के अलावा कहाँ पर ये प्रेजेंट है, एनिमल्स, प्लांट्स और सॉइल में प्रेजेंट होता है।
बट अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में आकर ये कहाँ बढ़ जाता है, जीआईटी सिस्टम में और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल्स को ज़्यादा टारगेट करता है। ट्रांसमिशन क्या है, देखो फीमेल्स में और जेनिटल ट्रैक्ट में, तो डेफिनेटली क्या होगा, ट्रांसमिशन इज अक्रॉस द प्लेसेंटा बाय कांटेक्ट ड्यूरिंग डिलीवरी। तो क्या है, ये ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो बेबी में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके लिए बॉडी डायग्नोसिस वही है जो आपने बाकी सब में लिखी है, ग्राम स्टेनिंग है और साथ में कल्चरिंग है। इसमें आप एक क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज होंगे। इसे क्या करता है, हिमोलिसिस भी करेगा, कम्प्लीटली हिमोलिसिस करेगा। लिस्टेरिया, देखो मेनिंजाइटिस कोई बैक्टीरिया करता है तो उसे हम आम नहीं समझ सकते, ये बहुत थ्रेटनिंग फॉर्म होती है बैक्टीरिया के, जो कि ब्रेन तक असेस करते हैं। ब्रेन में असेस मतलब जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर, इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजर सकती तो जो बैक्टीरिया वो बैरियर भी क्रॉस कर लेता है, तब जाकर वो मेनिंजाइटिस करता है। तो ये बीटा हिमोलिसिस भी करेगा। सीरोलॉजी का टेस्ट जो है इसमें यूज़फुल नहीं है। टम्बलिंग और कैल्टी ये रहने दें, बस सिंपल जो आपने बाकी पिछले टेस्ट पढ़े हैं ना, जैसे ग्राम स्टेनिंग है, कल्चरिंग है, वही आप लोग इसमें भी याद रखो। ट्रीटमेंट में है एम्पिसिलिन विद और विदाउट जेंटामाइसिन, बस एम्पिसिलिन एक मेडिसिन का नाम याद रख लो। प्रिवेंशन में क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट शुड नॉट इंजेस्ट अनपास्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स और रॉ वेजिटेबल्स। ये कह रहे हैं कि जो जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिन्हें ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं या फिर कोई और इम्यूनिटी लेवल इतना कम है, या प्रेग्नेंट है कोई फीमेल, क्योंकि इसने जाकर जेनिटल ट्रैक्ट को टारगेट करना है, तो उसका बेबी जो है वह इस इन्फेक्शन से सफ़र कर सकता है। इसलिए इनसे प्रिवेंशन किस तरह से पॉसिबल है कि अनपास्चराइज्ड के मिल्क को बगैर पास्चराइज्ड, मतलब या तो उसे अच्छी तरह बॉयल करके पिए और रॉ वेजिटेबल्स भी ना खाएं, मतलब कच्ची सब्जियां नहीं खाएं, अच्छी तरह से कुक्ड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल सी बस ये कि आपको ये नहीं कह सकता कि लिस्टेरिया के बारे में हमें पता नहीं है कि ये बैक्टीरिया है क्या। तो क्लास में ये जब आप लोग मुझे अपनी अटेंडेंस के लिए नाम लिख दो, तब तक ये मैं फर्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताना है कि हमने इस पीपीटी में ग्राम पॉजिटिव रोड्स पढ़े हैं। रोड्स में से दो मैंने क्लासिफिकेशन की, ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में मैंने आपको दो मेन टाइप्स पढ़ाई, फिर उसमें मजीद उनकी स्पीशीज़ थी। नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में ये दो ही बैक्टीरिया पढ़ाए हैं। तो क्लास इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, अभी तक ये पूरी पीपीटी मैंने ये बैक्टीरिया ज़्यादा हो गया, बट आपके माइंड में ये रहे कि ये क्या है, हमने ग्राम पॉजिटिव वाली स्लाइड में पढ़ा था तो जाहिर है ग्राम पॉजिटिव ही होगा, रोड्स में पढ़ा है तो ये रोड्स में होगा। इसलिए जो सारी बैक्टीरिया मैंने ट्राई किया कि एक ही स्लाइड में आ जाए, ज़्यादा ज़रूर हो गई हैं बट आपको याद रखने में इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो क्लास ये देखो, स्पोर फॉर्मिंग में मैंने आपको बेसलेस स्पीशीज़ पढ़ाई और क्लोस्ट्रीडियम, दो बैक्टीरिया पढ़ाए। बेसलेस में हमने एक टाइप पढ़ी है एंथ्रासिस। क्लोस्ट्रीडियम में जो चारों की चारों पढ़ी हैं, तो आपका ज़्यादा फोकस भी इन 4 टाइप्स की तरफ ही होना चाहिए। टेक्नाई बोचुलिनम परफ्रिंजिस और क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल, ये चारों इंपॉर्टेंट है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में मैंने कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो कॉज करता है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, और उसके बाद लिस्टेरिया पढ़ाया है जो कि सिंपल मेनिंजाइटिस और क्या है, एक दो और इन्फेक्शन उसने सेप्सिस वगैरह कॉज किए हैं। हाँ नहीं, ठीक है क्लास। तो इससे रिलेटेड अगर इन इतनी टाइप्स के बैक्टीरिया, तो मतलब इसमें मैंने आपको कितनी टाइप्स, 1 4 और 1 5 6 7 6 बैक्टीरिया जो है मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं। लिस्टेरिया का इंट्रोडक्शन दिया है, बट उसमें से कोई बात स्किप नहीं की, वो क्या है, डिजीज़ क्या कॉज करता है, उससे लेकर उसके प्रिवेंटिव मेजर्स तक मैंने आपको बता दिया। तो ये 7 बैक्टीरिया इस स्लाइड में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हैं, और ऊपर से बेसलेस, सीरस और लास्ट में जार्जनेला, ये 2 बैक्टीरिया जो है स्किप किए हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में है। अगर सीरस के बारे में कोई बात आती है तो आप ये 3 बातें तो सिंपल लिख सकते हो ना, कि ग्राम पॉजिटिव हैं, रोड्स हैं और स्पोर फॉर्मिंग रोड्स हैं।
ओके क्लास, कल आप लोगों ने टेस्ट देना है, कोई भी टॉपिक मुझे जल्दी से बता दो। कल आप लोग का टेस्ट होगा। आप लोग मुझे बता दो किस चैप्टर का टेस्ट देना है। देखो, स्पेशल जर्नल में से कोई भी पॉइंट हम स्किप नहीं कर सकते। उसके इंट्रोडक्शन से लेकर हर बात, वैक्सीन तक हर बात कंप्लीट होनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स की टाइप्स वगैरह से लेकर हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन वो जो है जर्नल हमें फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। स्पेशल में से हम जो 1 बाय 1 बैक्टीरिया, वायरसेस जो हैं आप लोग को पढ़ा दिए, उसकी डिसीज़ेज़ जो हैं ये हम लोग साथ-साथ पढ़ेंगे, मतलब साथ-साथ करनी है। और सिलेबस में सिंपल ये है कि बस ग्राम नेगेटिव रोड्स रह गए हैं, और जैसे अब वीक में 3 लेक्चर हुआ करेंगे तो मैं 1 दिन बस वो पढ़ाया करूँगी। वो भी बस मैक्सिमम क्या है जिसमें साल्मोनेला, शिगेल्ला, विकोलाई, ये 3 इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रोकेस वगैरह ये 4-5 बैक्टीरिया है। बाकी आप लोग का कंप्लीट है। बता दो आपने किस चैप्टर का देना है। चलो लुबैना आप बताओ, आपने किस चैप्टर का देना है। लुबैना आप बताओ। क्लास जल्दी से बता दो, टाइम खत्म हो चुका है। हमरा बताओ कहाँ किस टॉपिक का देना चाहते हो।
चलें, जर्नल का तो आप लोग का ऑलमोस्ट हो चुका है ना, पेपर में भी आप लोगों ने स्टैंड अप में भी कर लिया, सब कुछ कर लिया है। तो अब हम स्पेशल्स की तरफ स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है वो ग्राम पॉजिटिव जो है वो पाई जो है, जिसमें स्टेप्टोकोकस और स्टेप्टोकोकस थे, ये भी आप लोग के पेपर में आ चुका है। तो आज ठीक है, हम ग्राम पॉजिटिव बुकाई के बाद ग्राम नेगेटिव बुकाई कर लेते हैं नज़ीरिया वाले। इसमें 2 टाइप्स हैं, नज़ीरिया गुनेरिया और नज़ीरिया मेनिंजाइटिस। ये 2 बैक्टीरिया हैं, आपने ये दोनों ये एक ही स्लाइड में है, ये अपनी अच्छी तरह याद करना है। ओके क्लास, तो गूगल क्लासरूम में आप लोगों का टेस्ट होगा। सबको पता है ना कहाँ कैसे ज्वाइन करते हैं, और टेस्ट जो है वो सब ने देने हैं। गूगल क्लासरूम के थ्रू होगा। ओके, मैं नाम बोल रही हूँ, इसके अलावा कोई प्रेजेंट इनके अलावा कोई प्रेजेंट तो मुझे बता दे। अदीना, आयशा, शबीर, खुशनूर, लुबैना, साकिब, निम्रा, निशा, राबिया, राफिया, रोनिका, समन, सना और शमसा जावेद। चलें ठीक है क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़।